दोस्तों, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ 2026 की लेटेस्ट सिपरी रिपोर्ट ने एक ऐसी खबर दी है जिसने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी को हिला दिया है, क्योंकि पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में पाकिस्तान को ऑफिशियली पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने ही कंट्रोल वाले कश्मीर यानी पीओके में आग लगी हुई है, जहां लोग सड़कों पर हैं, 11 लोगों की जान जा चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों के खिलाफ एंटी टेरर लॉज यूज कर रही है। और इन सब के बीच एक एयर इंडिया की फ्लाइट गलती से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। जब यूएन में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तभी तीसरे देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड में दोनों देशों के रिटायर्ड ऑफिसर्स चुपचाप सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या हम एक नई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बारच रहे हैं, या बैक चैनल डिप्लोमेसी एक नए पीस एग्रीमेंट की तैयारी कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगले 30 मिनट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही इस नई जियोपॉलिटिकल गेम को डिकोड करेंगे। सिपरी रिपोर्ट की सच्चाई से लेकर पीओके की सड़कों पर हो रही बगावत तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। जून 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने अपनी सालाना रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका डेटा बहुत क्लियर है कि इंडिया के पास अब लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अराउंड 170 हैं। पिछले एक दशक से वेस्टर्न मीडिया हमेशा ये नैरेटिव सेट करता था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया ने साइलेंटली अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर भारी इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितने बम हैं, बल्कि सवाल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का है। इंडिया हमेशा से अपनी इस पॉलिसी पर कायम है, वहीं पाकिस्तान हमेशा से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपने डिफेंस का कोर मानता आया है। जब जमीन पर न्यूक्लियर रेस चल रही है तो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को जिस तरह से एक्सपोज किया, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। इंडिया के यूएन एम्बेसडर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म यूज किया, फितनाउल हिंदुस्तान। ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान की डीप स्टेट यूज करती है अपने देश के लोगों को इंडिया के खिलाफ नफरत में रखने के लिए। इंडिया ने यूएन में क्लियर किया कि पाकिस्तान एक फैक्ट्री ऑफ हेट चला रहा है, ताकि वहां की पब्लिक का ध्यान उनकी डूबती हुई इकोनॉमी से हटाया जा सके। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान की उन एयर स्ट्राइक्स को भी कंडेम किया जो उन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में की थी। अब चलते हैं उस खबर पर जो पाकिस्तान की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। पीओके इस वक्त चल रहा है। मुजफ्फराबाद और पुंछ में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच भयंकर जड़डीडीडीएच हुई है, जिसका मुख्य कारण पीओके लेजिस्लेचर की 12 रिजर्व सीट्स हैं, जो उन रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व की गई थी जो इंडियन साइड से आए थे। लोकल एक्शन कमेटी का कहना है कि जब ये लोग पीओके में रहते ही नहीं, तो यहाँ के रिसोर्सेज पर इनका हक क्यों? पाकिस्तान की सरकार ने इस कमेटी को बैन कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान इन 12 सीट्स को अबॉलिश करता है तो डिप्लोमेटिकली इंडिया को एज मिल जाएगा। इन भारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच एक एयर इंडिया की फ्लाइट वेदर की वजह से गलती से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गई थी। हालांकि दोनों देशों के एटीसी ने इसे कोऑर्डिनेट किया और फ्लाइट सेफली लैंड हो गई, लेकिन इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स का ओपन रहना कितना जरूरी है। इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी और सीक्रेट मीटिंग्स के अलावा हमें कुछ और बड़े फैक्टर्स को भी समझना होगा जो इस 30 मिनट की पिक्चर को पूरा करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर भी एक नया भूचाल आया हुआ है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वह अपने हिस्से का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाने देगा, और शाहपुर कंडी जैसे डैम प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करके इंडिया ने पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की नींद उठा दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड चाइना भी अब उससे परेशान होने लगा है। सीपीईसी फेज 2 की रफ्तार एकदम धीमी पड़ी डीडीएच चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और इंजीनियर्स पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसके बाद चीन ने साफ कह दिया है कि पहले अपनी सिक्योरिटी सुधारो, तभी नया इन्वेस्टमेंट आएगा। और शायद यही वजह है कि बीजिंग भी अब बैकडोर से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो इंडिया के साथ अपने बॉर्डर टेंशन्स को कम करे, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आ सके। इसके साथ ही पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति भी
बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इमरान खान के जेल में होने और एक कमजोर गठबंधन सरकार के कारण असली पावर पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के हाथों में है और आर्मी इस वक्त TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से LDDH में इतनी उलझी हुई है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया के साथ नया फ्रंट नहीं खोलना चाहती। इन सब के बीच ट्रेड का भी अपना एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। डायरेक्ट ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान को दुबई के रास्ते भारी टैक्स देकर इंडिया से जरूरी सामान और दवाइयां खरीदनी बड़ी DDH रही हैं, जिससे आम पाकिस्तानी जनता पर महंगाई का बोझ और BRH रहा है। अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में सिर्फ मिसाइलें और पानी ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पेस भी एक नया जंग का मैदान बन चुके हैं, जहां एक तरफ इसरो आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार को पूरी तरह से चाइना के भरोसे बैठी है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी पीक पर है, जहां दोनों देशों के हैकर्स आए दिन एक दूसरे के गवर्नमेंट और डिफेंस सर्वर पर अटैक करते रहते हैं। और अगर हम सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक गैप की बात करें तो ये खाई अब इतनी चौड़ी हो चुकी है जिसे पाटना नामुमकिन सा लगता है। आज इंडिया का फोकस डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर है, जहां हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तेजस फाइटर जेट्स तक दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आर्मेनिया से लेकर फिलीपींस तक इंडियन वेपन्स की डिमांड BRH रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी चीन के पुराने हथियारों के भरोसे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने का सपना देख रहा है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो आज वहां चिनाब ब्रिज जैसी वर्ल्ड क्लास रेलवे कनेक्टिविटी बन रही है। G20 टूरिज्म बूम कर रहा है और लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि उसी के ठीक पार POK में लोग आटे और बिजली के लिए सड़ी DDHकों पर गोलियां खा रहे हैं। ये डेमोग्राफिक डिवाइड सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। दोनों देशों की यूथ का माइंडसेट पूरी तरह से अलग दिशा में जा रहा है। आज इंडियन यूथ AI, मशीन लर्निंग और स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बना रही है। सिलिकॉन वैली से लेकर बड़ी ग्लोबल कंपनियों के CEO तक हर जगह इंडियंस का दबदबा है, जबकि पाकिस्तान का यूथ भयंकर महंगाई और ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। अब इन सब सीरियस बातों के बीच एक ऐसी चीज भी है जो दोनों देशों की आवाम को इमोशनली सबसे ज्यादा जोड़ती और तोड़ती है, और वो है क्रिकेट। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा जाता है और स्टेडियम एक वॉर जोन में बदल जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग आज सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बिलियंस में है और दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी IPL का हिस्सा बनना चाहता है। इस लीग ने इंडियन क्रिकेट को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसके उलट पाकिस्तान सुपर लीग अपने ही देश में स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल अट्रैक्शन के लिए तरस रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए IPL के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, जो उनके क्रिकेटिंग बोर्ड और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। क्रिकेट की दुनिया में BCCI का जो दबदबा है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। जब भी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जैसे ICC इवेंट्स की मेजबानी की बात आती है तो इंडिया का रुख साफ रहता है कि जब तक बॉर्डर पर आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक कोई भी बायलैटरल सीरीज या क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी नहीं होगी। और इसी वजह से हाइब्रिड मॉडल और न्यूट्रल वेन्यूज की चर्चा हमेशा गर्म रहती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दोनों देशों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटी का एक आईना बन चुका है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो अमेरिका और मिडिल ईस्ट में रहने वाला इंडियन डायस्पोरा आज पॉलिसी मेकिंग में इतना पावरफुल हो चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज अब इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकती। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और अमेरिका के साथ क्वाड जैसी पार्टनरशिप भी कर रहा है। पाकिस्तान इस ग्लोबल शिफ्ट को देखकर हैरान भी है और परेशान भी, क्योंकि जो अमेरिका कभी पाकिस्तान को $1 मिलियन की मिलिट्री एड देता था, आज उसने भी अपने हाथ पूरी तरह से पीछे खींच लिए हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है और इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में बहुत तेजी से आगे निकल चुका है। दोनों देशों को इस वक्त पीस की जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ICU में है। IMF के पैकेजेस पर देश चल रहा है और वो युद्ध बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं इंडिया का फोकस अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना और अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए अपने पड़ोस में शांति होना इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक तरफ सिप्री की रिपोर्ट और POK की प्रोटेस्ट्स हैं
तो दूसरी तरफ सीक्रेट मीटिंग्स, पानी का मुद्दा और क्रिकेट के मैदान की राजनीति, उम्मीद और डर दोनों की किरण दिखाते हैं। इंडिया अब एक पोजीशन ऑन एफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है और पाकिस्तान के पास शर्तें मानने के अलावा ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरेंगे या हमें एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।